अस्सलाम वालेकुम। डन बेस वीज़ा के रिलेटेड आज आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। तमाम इंफॉर्मेशन क्लाइंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, एजेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कौन कौन सी कंट्रीज़ जो हैं वो डन बेसिस पे पॉसिबल है, पाकिस्तान से हो, दुबई से हो, कैसे ये टर्म डिवाइस हुई, कैसे आपको इस चीज़ को लेके चलना चाहिए। ठीक है, मैं आपको पता है कि ऑलरेडी वीज़ाज़ के रिलेटेड, ट्रैवलिंग के रिलेटेड काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस जो है वो अपने इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड करता रहता हूँ। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। अच्छा जी, आज का हमारा टॉपिक जो है वो है टर्न बेस वीज़ा। टर्म डिवाइस है जी, पहले वीज़ा बाद में पैसे। ठीक है, ये टर्म जो है वो निकली है कह लें गुजरात, मंडी बाउदीन, जेलम, पंजाब, पाकिस्तान के अंदर से आप कह सकते हैं कि ये टर्म डिवाइस हुई। इसके पीछे एक स्टोरी है, मैं आपको बताता चलूँ। 80s 90s में जो है वो यहाँ पे रुझान शुरू हुआ बाहर ट्रैवल करने का, सेटल होने का। लोगों ने जो है वो बाहर मूव होना शुरू हुए। अब ज़ाहिर सी बात है, कोई भी एक फील्ड होती है उसके आगे जो है वो प्रोफेशनल्स होते हैं। ठीक है, तो वीज़ा एजेंट्स ने जो है वो पाकिस्तान से लोगों को बाहर भेजना स्टार्ट किया। पहले आपको पता है कि मैनुअल पासपोर्ट होता था, वहाँ पे जो है वो अगर कोई लीगली जा सकता है तो वेल एंड गुड। पहले लीगली जाना काफ़ी आसान था, लेकिन अगर कोई लीगली नहीं जा सकता था तो क्या करते थे, ये किसी और का पासपोर्ट लेके उसकी पिक्चर रिमूव करके किसी और की पिक्चर लगाई और इजीली जो है वो उसको बाई एयर ट्रैवल करवा लिया। ठीक है, डिजिटल दौर नहीं था, मैनुअल थी सारी चीज़ें, ट्रैवल करना जो है वो आसान था। तो 80s 90s में जो है वो ये रुझान जो है वो बूस्ट हुआ। ठीक है, लोग जो हैं वो बाहर मूव होना शुरू हुए। लेकिन चूँकि जो भी ये काम जो है वो तेज़ी से बढ़ता है, फिर जाहिर सी बात है उस पर सख्तियाँ होती हैं। अच्छा, जैसे ही सख्तियाँ होनी शुरू हुई तो लोगों का जो है वो ट्रैवल होना मुश्किल हुआ 90s में, 2000s के करीब। ठीक है, तो फिर क्या होना शुरू हुआ कि लोग जो है वो पैसे ले लेते थे, काम नहीं थे करते, भाग जाते थे। ठीक है, तो अब जो है वो हर तरफ ये जो है लोगों को पता चल गया, शोर मच गया कि लोग जो हैं वो पैसे लेते हैं और भाग जाते हैं, काम नहीं करते। तो इसलिए एजेंट्स जो हैं वो उनका काम ख़राब होना शुरू हो गया। ज़ाहिर सी बात है, जिनका जेन्युइन काम चल रहा था तो उन्होंने जो है वो ये एक टर्म डिवाइस की कि पहले वीज़ा बाद में पैसे। ठीक है, तो ये टर्म जो है जो निकली, ये तब निकली थी डन बेसिस। ठीक है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेंज होते होते डन बेस तक जो है वो ये शॉर्ट हो गई। ठीक है, तो डन बेसिस जो है वो स्टार्ट हुआ जब लोग पैसे लेके भागना शुरू हो गए और जिनके पास जेन्युइन जो हैं वो वर्क परमिट्स थे या जॉब्स थी या जो काम करवा सकते थे, उन्होंने ये जो है वो टर्म डिवाइस की, क्योंकि उनका काफ़ी सारा काम इफ़ेक्ट हुआ। और ये चीज़ जो है जो वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती थी कि हमने जो है कुछ भी नहीं देना, अपना पासपोर्ट देना है या डॉक्यूमेंट्स देने हैं, और हमने अगर पहुंच जाते हैं, वीज़ा लग जाता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं लगता तो हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, कौन सा हम पहले पैसे दे रहे हैं और बंदा भाग भी जाता है तो उसमें हमारा कोई नुकसान नहीं है। ठीक है, तो ये जो है वो ऑप्शन स्टार्ट हुआ और इस पे जो है वो वीज़ा एजेंट्स ने भी मार्केटिंग स्टार्ट कर दी। एक बड़ी अच्छी चीज़, बड़ी अट्रैक्टफुल चीज़ लगती थी, लोग इसकी तरफ कायल होते थे। ठीक है, तो ये सारी जो है वो डन बेसिस की सिचुएशन शुरू हुई। अब डन बेस में दो टर्म्स यूज़ होती हैं, एक जो वीज़ा एप्लीकेंट्स की साइड से, एक जो है वो वीज़ा एजेंट्स की साइड से। ठीक है, वीज़ा एप्लीकेंट्स की अगर बात करें तो उनकी तरफ से ये टर्म इस तरह डिवाइस कर लें कि आपको सिर्फ डॉक्यूमेंट देंगे, आपको कोई और चीज़ नहीं देंगे। आपने जो है वो हमारा वीज़ा लगवाना है, या फॉर एग्जांपल एक बंदा कहता है कि मैंने इटली जाना है, तो आप मुझे इटली पहुंचाएंगे, तो उसके बाद जो है वो मैं आपको पेमेंट दूंगा। तो अब जो वीज़ा एजेंट्स थे उनको पता था कि हमें जो है वो पैसे तब मिलने हैं जब एक बंदा पहुंचेगा, हमें प्रॉफिट तब होगा। तो उन्होंने फिर नए नए रास्ते निकालने शुरू किए, जिसमें जो है वो ये डंकी का रास्ता निकला। उसके बाद जो है वो विज़िट वीज़ाज़ की सिचुएशन हो या वर्क परमिट्स की सिचुएशन हो। ठीक है, तो ये नए नित रास्ते, लिबिया वाली साइड, टर्की वाली साइड, ये सारे जो है वो दरियाफ्त होते गए, सिर्फ इसी वजह से कि लोग जो हैं वो 10 टाइम्स हायर अमाउंट देने के लिए तैयार थे। उनकी कंडीशन सिर्फ ये थी कि हम किसी ना किसी तरह जो है वो इटली पहुँचें। ठीक है, तो इसमें जो है वो ये टर्म, एक टर्म जो है वो ये वीज़ा एप्लीकेंट्स की तरफ से डिवाइस हुई। अच्छा, वीज़ा एजेंट्स ने जो है वो एक अलग टर्म डिवाइस की डन बेसिस की। उसमें उन्होंने ये किया कि उन्होंने इस सारी सिचुएशन को इस तरह अपनी तरफ बेंड किया कि आपने इनिशियली हमें कुछ ना कुछ अमाउंट देनी है जो आपकी रिफंडेबल होगी।
वो इसलिए कि हमने आप पे इन्वेस्ट करना है। लेट्स सपोज एक बंदा कहता है इटली आपको लेके जाऊंगा, तो ज़ाहिर सी बात है उसने वहाँ से वो आपको कहेगा मैंने वर्क परमिट निकलवाना है, तो जो उसने वर्क परमिट निकलवाना है, नुला उस्ता निकलवाना है, तो जो इटली में बैठा हुआ बंदा है वो डन बेसिस नहीं करता, क्योंकि इटली में ये चीज़ है ही नहीं, इस तरह की टर्म डिवाइस ही नहीं है। तो उसने वो कंसल्टेंट बैठा हुआ है, वो अपनी सर्विसेज दे रहा है, उसने जो है वो वहाँ से गवर्नमेंट की फीस वगैरह पे करनी है, अपनी फ़ीस उसने वीज़ा एजेंट से चार्ज करनी है जो कि नॉन रिफंडेबल है। अब इसमें जो है वो वीज़ा एजेंट्स लेट्स सपोज 5-10 बंदे उन्होंने पकड़ लिए, तो इतने पैसे वो खुद से तो नहीं लगा सकते, ठीक है ना, इतनी उनके पास गुंजाइश होती थी, ठीक है। तो उन्होंने क्या करना कि जितने भी वीज़ा एप्लीकेंट्स हैं उनको गारंटी देनी कि आप हमें लेट्स सपोज 3000 50-60 लाख में डील हो गई, आप हमें जो है वो 10 लाख 12 लाख 15 लाख जो है वो एडवांस दें, अगर आपका वीज़ा नहीं लगता तो ये आपकी अमाउंट रिफंडेबल है, आपको वापस हो जाएगी, ठीक है। अब वीज़ा एप्लीकेंट्स की भी मजबूरी होती थी, वो गारंटी वगैरह जो भी एक सिचुएशन करके इनिशियल अमाउंट जो है उनको पे करनी पड़ती थी, उसके बगैर जो है वो गुजारा नहीं, ठीक है। तो जो वीज़ा एजेंट्स होते थे वो ये पैसे लेके जिन्होंने काम करना होता था वो क्या करते थे कि वहाँ इटली में जो है वो इस अमाउंट को जो भी एक इनिशियल उन्होंने पे करनी है पे करके वहाँ से नूला उस्ता निकलवाया, वर्क परमिट निकलवाया, पाकिस्तान आए, उसकी फाइल प्रिपरेशन की, सबमिशन की, वीज़ा लग गया, वेल एंड गुड। अब इसमें दो स्टोरीज आ जाती हैं कि वीज़ा लग गया और वीज़ा ना लगा। अच्छा, जिसका वीज़ा लग जाता था उसमें जो है वो इनको बहुत ज़्यादा खुशी होती थी, जितना इतना वीज़ा लग जिसका लगा हुआ उसको खुशी नहीं थी होती जितना लगवाने वाले को खुशी होती थी। क्यों? उसको जो है वो अच्छी खासी अमाउंट जो है वो मिल गई, उसकी अच्छी खासी बचत हो गई, ठीक है। तो वो बंदा जो है वो जिसका वीज़ा लगा उसने क्या किस तरह इतनी अमाउंट जो है वो ज़ाहिर सी बात है उसने कार सेल की, प्रॉपर्टी सेल की, लोन लिया, जो भी सिचुएशन। लेकिन पाकिस्तान में जो है वो लोग इतने डेस्परेट हैं, हालात इतने जो हैं वो ख़राब हैं, या कह लें हमने अपनी ज़रूरियात को इतना बढ़ा लिया हुआ है, या एक कह लें सोशल मीडिया की वजह से भी जो है वो एक ट्रेंड चल गया हुआ है कि हमने जो है वो यूरोप में, यूएस में, कनाडा में सेटल होना है, इस यही जो है वो हमारा निजात का ज़रिया है, ये एक माइंडसेट बन गया हुआ है, ठीक है। तो लोग जो है वो अमाउंट देते थे। अब इसमें दो सिचुएशन आ जाती हैं, एक तो वीज़ा लग गया तो वीज़ा एजेंट का जो है फ़ायदा हो गया, जिसका वीज़ा लगा वो चला गया, वो भी मेंटली सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। लेकिन दूसरी कंडीशन जो ज़्यादा होता है कि वीज़ा रिफ्यूज़ल। अच्छा, वीज़ा रिफ्यूज़ जब हो जाता था तो फिर इसमें जो है वो आगे 3 ऑप्शन और निकल आते हैं, ठीक है ना। एक तो वीज़ा रिफ्यूज़ हो गया तो वो बंदा ज़ाहिर सी बात है, नुकसान किसका हुआ? वीज़ा एजेंट का, वीज़ा एप्लीकेंट का भी नुकसान नहीं हुआ, तो उसने जो है वो अमाउंट वापस करनी है। अब 4-5 लोग हैं तो ज़ाहिर सी बात है अगर उसने 10-10 लाख लिया हुआ तो 50 लाख बनता है, अब वो 50 लाख कैसे देगा, ठीक है। तो उसमें दो कंडीशंस हो जाती थी कि एक वो इंस्टेंट अमाउंट दे, सेकंड वो उसको स्टेप वाइज दे, ठीक है। तो एक एक तो ये लोग होते थे कि गारंटी वगैरह हुई है, पैसे वापस दे दिए। सेकंड उसके पास ऑप्शन ही नहीं होता था कि अब वो पैसे कैसे दे, ठीक है ना, तो उसने भाग जाना है। अब जब उस बंदे ने भाग जाना है तो पीछे नुकसान किसका हो गया? अब नुकसान हो गया वीज़ा एप्लीकेंट का। पहली कैटेगरी में वीज़ा एजेंट का नुकसान हुआ, सेकंड कैटेगरी में वीज़ा एप्लीकेंट का नुकसान हुआ, ठीक है, क्योंकि वो पैसे लेके भाग गया। तो आपका जो है वो अच्छा खासा 15 लाख का लेट्स सपोज आपका नुकसान हो गया, ठीक है। टाइम आपका अलग ज़ाया हुआ। थर्ड, वो आपको अमाउंट जो है वो अगर वो एक एक बंदा है फंस गया है, उसके पास कोई रास्ता नहीं है, तो ज़ाहिर सी बात है उसने आपको थोड़ी थोड़ी अमाउंट करके आपकी क्लियर करनी है, क्योंकि जो इटली में बंदा बैठा हुआ है लेट्स सपोज, उसने तो अपने चार्जेस जो हैं वो चार्ज कर लिए और आपने डील की हुई है कि मैंने पैसे एडवांस नहीं देने या दिए हैं तो मुझे रिफ़ंड करने आपने, ठीक है। तो इस सारे सिनेरियो में जो है वो एक कैटेगरी में वीज़ा एजेंट का नुकसान हुआ, सेकंड में अगर उसने आपको पैसे वापस करने हैं, सेकंड में नुकसान हुआ वीज़ा एप्लीकेंट का अगर वो भाग जाता है पैसे लेके, ठीक है ना। तो ये इस तरह की सिनेरियो में जो है वो दोनों का नुकसान होता है, वीज़ा एजेंट का भी नुकसान होता है, वीज़ा एप्लीकेंट का भी नुकसान होता है। अच्छा, इसमें एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूँ कि जो भी बंदा जो है वो आपसे पैसे चार्ज कर रहा है या वीज़ा एजेंट है, वो आपसे ज़्यादा टेंस है इस सिचुएशन को लेके कि आपका वीज़ा लगे। क्यों? आपका वीज़ा लगेगा तो उसको प्रॉफिट होगा, और उस प्रॉफिट के बाद एक, क्योंकि हमारे हिस्से में एक जो है वो एक शोर मच जाता है, लो जी फ़लाँ बंदा जो है वो वर्क परमिट उसका आया, उसका वर्क परमिट लग गया, वो इटली चला गया, मूव हो गया, और जो वीज़ा एप्लीकेंट होता है वो वैसे ही टिकटॉक चढ़ा चढ़ा के तो पीछे जो है वो अपने पूरे गांव शहर को जो है वो उसने तंग किया होता है, ठीक है। तो
तो उसकी फ्री की मार्केटिंग है, उसको ऑलरेडी जो है वो आगे 10 लोग कंफर्म बैठे हुए नज़र आते हैं कि उसका काम हो। तो जितने भी वीज़ा एजेंट्स हैं उनका दिल ये होता है कि काम हो, अनटिल अनलेस कोई काम आगे नज़र नहीं आ रहा था वो क्या करते हैं, पैसे तो लग जाते हैं, ठीक है, वो पैसे लेके भाग जाते हैं। तो इस सिनेरियो में वीज़ा एप्लीकेंट का नुकसान हो गया। अच्छा, अब ये जो है इस टर्म में आके चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो गई हैं, इसमें समझ नहीं आता कि क्या करे बंदा, यानी किस तरह इसको परसू करे, क्या सिचुएशन लेके चले। अब लोग डेस्परेट हैं, वो बाहर जाना चाहते हैं, लास्ट उनके पास ऑप्शन होता है डन बेस। अब डन बेस में भी जो है वो उनके लिए भी परेशानी है, अमाउंट भी ज़्यादा लगती है, नुकसानात भी हैं, चांसेस भी बहुत लो हैं। तो ये एक बड़ा टेंस माहौल चल रहा होता है। अक्सर ऐसा होता है कि लोग जो हैं वो पैसे ले के लेट्स सपोज एक कुछ ऐसे जो हैं वो लोग हैं, वो 5-10 लोगों से पैसे ले के अब उसके पास 1 करोड़ इकट्ठा हो गया, मिसाल है, तो वो क्या करेगा, वो उस 1 करोड़ को पूरा एक साल यूज़ करता रहेगा, बाद में लोगों को वापस कर देगा, ठीक है। तो ये सिचुएशन भी चलती है। वीज़ा एप्लीकेंट का 1 साल ज़ाया हो रहा है, वो अपनी जो है वो मौज में लगा हुआ है, जिसने लोगों से पैसे लिए वो अपना बिजनेस रन कर रहा है, वो खुद स्टेबल हो रहा है, ठीक है। तो दोनों साइड्स को फ़ायदे भी हैं, दोनों साइड्स को नुकसान भी हैं। तो इस सिनेरियो में बंदा क्या करे, और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिस पे इस टर्म को यूज़ करने में नुकसान नहीं है। लेट्स सपोज पहले कंट्रीज़ की बात करते हैं। मैं आपको मिसाल देता चलूँ, आप कह सकते हैं जापान की मिसाल ले लें। जापान की अब वीज़ा फ़ीस नहीं है पाकिस्तानियों की, ठीक है। तो अब लेट्स सपोज मैं एक वीज़ा कंसल्टेंट हूँ, तो मेरे लिए फ़ाइल प्रिपेयर करके आपको जापान एम्बेसी भेजना मुझे कोई नुकसान नहीं हो रहा, ठीक है। मैं सिर्फ आपको सर्विस दे रहा हूँ, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि आपकी फ़ाइल प्रिपेयर करके आपके साथ एक हैवी अमाउंट सेट कर लूँगा। अब कॉमन सेंस वाली बात है कि जापान की वीज़ा एम्बेसी फ़ीस नहीं है, ठीक है। तो अगर मैंने किसी किसी की सर्विस लेनी है तो वो क्या चार्ज कर लेगा, पाकिस्तानी 20,000 चार्ज कर लेगा, 30,000 चार्ज कर लेगा जापान की फ़ाइल का, लेट्स सपोज पाकिस्तानी 20,000 वो चार्ज कर लेता है, ठीक है। तो मैं उसको 20,000 देने की बजाय मैं उसके साथ डील कर रहा हूँ कि मैं आपको 5 लाख दूंगा और मेरा जापान का जो है वो आप विज़िट वीज़ा लगवा दें। अब मेरा कोई नुकसान नहीं हो रहा अप्लाई करने का, क्योंकि उसकी फ़ीस नहीं है, मैं आपको फ़ाइल प्रिपेयर करके दूंगा, आपने जाके सबमिशन करवा देनी है, ठीक है। अब 10 लोग चले गए हैं, लेट्स सपोज, ठीक है। 10 लोगों की फ़ाइल प्रिपेयर हुई है, 10 लोग चले गए, अब 10 में से 10 का नहीं लगता, लेट्स सपोज, तो मेरा तो नुकसान कोई नहीं। अच्छा, जो वीज़ा एप्लीकेंट है जो सबमिशन करवा के आया उसने भी फ़ीस पे नहीं की, ठीक है, तो उसका भी नुकसान नहीं है। तो दोनों साइड्स का नुकसान नहीं है। लेकिन अगर वीज़ा लग जाता है तो ज़ाहिर सी बात है, जो अप्लाई करवाने वाला है, जिसने आपके साथ डील की हुई है, फ़ायदा उसका हो गया, क्योंकि उसको पैसे मिल गए, 5 लाख जो है वो उसको मुफ्त में मिल गया। और जो ट्रैवल करने वाला है उसको ये मेंटली था कि मैं जो है वो इस सारी सिचुएशन में मेरा वीज़ा लग गया है, या कंसल्टेंट या वीज़ा एजेंट बहुत अच्छा है, और ये सारा जो है वो सिनेरियो हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह की कंट्रीज़ की फिर भी समझ आती है जिसमें दोनों साइड्स का नुकसान नहीं है, ठीक है। अब जापान की मैं बात कर रहा हूँ तो ना वीज़ा एप्लीकेंट का नुकसान है, ना वीज़ा एजेंट का नुकसान है, वो आपसे पैसे भी नहीं मांग रहा एडवांस, आप भी जा रहे हैं अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आप डील करते हैं। हाँ, अगर आप कंसल्टेंसी में डील करते हैं 20-30 हज़ार देते हैं, उसमें आपका ही फ़ायदा है, वीज़ा आपका लग जाता है तो फिर आपको 5 लाख और 20,000 में जो है वो ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है ना। अनटिल अनलेस आपके पास बहुत ही ज़्यादा जो है वो फजूल किस्म का पैसा है, तो आप जो है वो 5 लाख देने को भी तैयार हैं, आप 20-30 हज़ार नहीं लगा रहे, ठीक है। तो ये एक इस तरह की कंट्री में फिर भी थोड़ी बहुत बात समझ आती है, ठीक है। लेट्स सपोज अब दुबई में जो लोग बैठे हुए हैं उनके पास एमिरेट्स आईडी है उनकी, तो उस बिहाफ पे काफ़ी सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ का उनको वीज़ा इजीली मिलता है, या जहाँ वो इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। जिस तरह मोरक्को की मिसाल ले लें, मराकश की। पाकिस्तान में बैठे हुए बंदे के लिए मराकश का वीज़ा लेना जो है वो डिफ़िकल्ट है, लेकिन जो बंदा दुबई के अंदर रह रहा है उसको 3 दिन के अंदर 100% जो है वो वीज़ा मिल जाता है, ठीक है, कन्फर्म। और चाहिए भी सिर्फ पासपोर्ट, एमएस आईडी और वाइट बैकग्राउंड पिक्चर, ठीक है। और पाकिस्तान की बात करें तो वो एक बैंक स्टेटमेंट और फिर वो सारे एक लंबा चौड़ा जो है प्रोसेस है, एम्बेसी आपने जाना है। और दुबई में बैठे हुए बंदे को ऑनलाइन ही जो है उसका 100% वीज़ा मिल जाता है। तो ये जो है वो सारी सिचुएशन, इसको लेके लोग जो है वो कह सकते हैं कि इसमें जो है वो हम डन बेस वगैरह जो है वो कर सकते हैं, ठीक है जी। लेकिन जो आ जाते हैं वर्क परमिट्स वाली सिचुएशन, या जो है वो यूरोप की अगर मैं बात करूं या यूएस कनाडा की बात करूं, तो उसमें जो है वो डिफ़िकल्टी हो जाती है, ठीक है।
उसमें लॉस जो है वो मस्ट है, ठीक है। अब वो चाहे वीज़ा एजेंट बर्दाश्त करे, आप हैवी अमाउंट दें, या आप जो है वो उसको बर्दाश्त करें। तो अब इस सिनेरियो में बंदे को क्या करना चाहिए? एक लेट्स सपोज मैं जो है वो एक वीज़ा एप्लीकेंट हूँ, तो मेरे लिए क्या बेस्ट है कि मैं किस तरह जो है वो मूव हो जाऊँ, और मैं जो है इस सारी चीज़ को कैसे डिफ़ाइन करूँ। अच्छा, इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आती है हर बंदे की अपनी प्रोफाइल। अब मेरी प्रोफाइल है, मैं हूँ एक बिजनेसमैन, मैं लेट्स सपोज बैठा हुआ हूँ, मेरा अबू धाबी में बिज़नेस है, दुबई में बिज़नेस है, ठीक है। तो मेरा रजिस्टर्ड बिज़नेस है, मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। अब मैंने दो चीज़ों पे वर्क करना है। मेरा ऑलरेडी बिज़नेस है, या मैं लेट्स सपोज दुबई अबू धाबी में या पाकिस्तान में बिज़नेस है, या जॉब कर रहा हूँ या बिज़नेस है, इस सारी सिचुएशन। तो मैं इस चीज़ को कैसे लेके चलूँगा? दो चीज़ों पे मैंने फोकस करना है। एक, मेरे पास इनफ फंड्स होने चाहिए, स्ट्रॉन्ग टाइज जो हैं वो शो होने चाहिए, ठीक है। और थर्ड, चलें आप एक ट्रैवल हिस्ट्री वाली चीज़ को ऐड कर लें। ये सिचुएशन आ जाती है विजिट वीज़ा को लेके, ठीक है। लेकिन अगर आप आते हैं वर्क वाली साइड पे, तो ज़ाहिर सी बात है आपके पास एक स्ट्रॉन्ग जो है वो रिज्यूमे होना चाहिए, आपके पास एजुकेशन होनी चाहिए या स्किल्स होनी चाहिए, ठीक है। और आपकी जो है वो ऐसी कंट्री को रीच करना चाहिए जहाँ पे आपको हायर किया जा रहा है। अब शेंजन में अगर बात करें तो नॉर्वे एक डिफ़िकल्ट कंट्री कंसिडर होती है, लेकिन लोग जो हैं वो, पाकिस्तानियों की अगर मैं बात करूं, पाकिस्तानी जो है वो डायरेक्ट नॉर्वे विजिट लोगों को नहीं मिलते, ठीक है। लेकिन डायरेक्ट जो है वो यहाँ से हायर होते हैं, किस फील्ड में? मेडिकल की फील्ड में, ठीक है। सेम इसी तरह टेक्निकल फील्ड में और मेडिकल की फील्ड में जो है वो जर्मनी में लोग हायर होते हैं, ठीक है। तो नॉर्वे जो है वो डायरेक्ट पाकिस्तान से अपने मतलब के लोगों को हायर कर रहा है, लेकिन वो वैसे जो है आपको वर्क परमिट्स नहीं दे रहा, आपको विजिट वीज़ाज नहीं दे रहा, आपकी जितनी भी स्ट्रांग प्रोफाइल है, ठीक है। तो ये सिनेरियो को समझने की ज़रूरत है, अपनी प्रोफाइल को समझने की ज़रूरत है, ठीक है। अब एक बंदा है, उसके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेट्स सपोज वो, उसके पास ना एजुकेशन है, वो वर्क परमिट पे नहीं जा सकता, उसके पास स्टडीज़ नहीं है, वो स्टडी वीज़ा नहीं अप्लाई कर सकता, ठीक है। और वो इतना स्टेबल नहीं है कि उसके पास कोई और ऑप्शन हो, तो वो फिर क्या करते हैं कि ये डन बेस या डंकी वाले राउट की तरफ आते हैं, और हैवी अमाउंट 50-60 लाख जो है वो आप लोगों को देते हैं। तो इस सारे सिनेरियो की बजाय आप अपनी एक स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल बनाएं, ठीक है। अपने फंड्स जो, यार 50-60 लाख जो आपने एक बंदे को देना है वो आप अपने क्या अकाउंट में नहीं डाल सकते, ठीक है। अपने अकाउंट में डालें। स्टार्ट छोटी कंट्री से लें, लेट्स सपोज आज़रबाईजान, सऊदीया, दुबई, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, ठीक है। छोटी कंट्रीज़ के विज़िट करें, 2-4 विज़िट करें, आपकी एक तो प्रोफाइल स्ट्रांग हो गई, और दूसरा गैप के साथ विज़िट करें। अगर आप बिजनेसमैन हैं तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं 2-3 कंट्रीज़ को, लेकिन अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपकी प्रोफाइल जॉब की है, तो ज़ाहिर सी बात है आपको उसमें 6 मंथ का गैप देना चाहिए, ताकि वीज़ा ऑफिसर जो है वो नेक्स्ट सेटिस्फाई हो सके। तो ये इस सिनेरियो में आप जो है वो अपनी प्रोफाइल सेट करें। स्ट्रॉन्ग टाइज़ की मैं बात करता चलूँ, आपकी फैमिली हो, फैमिली के डॉक्यूमेंट्स शो करें, प्रॉपर्टी शो करें, कार ओनरशिप शो करें, ठीक है। स्ट्रॉन्ग बिजनेस शो करें, फंड शो करें, ठीक है। तो आपने जो है वो मेन वीज़ा ऑफिसर को सेटिस्फाई करना है विजिट वीज़ा की कैटेगरी में, कि मैं जो है वो वापस आऊँगा, ठीक है। इस तरह आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग एक बिल्ट हो जाती है, आपको सारे वीज़ाज़ इशू हो जाते हैं, चाहे यूएसए हो, कनाडा हो या शेंजन हो। जब आपके पास वीज़ाज़ आ जाते हैं, आपके लिए ट्रैवल इजी हो जाता है, फिर आपका माइंड ओपन हो जाता है, ठीक है। जब आप बाहर निकलेंगे, दुनिया देखेंगे, फिर आपको चीज़ें समझ आएंगी कि लेट्स सपोज मैं विजिट वीज़ा है, मैं लेके जा रहा हूँ, तो मैं कहाँ पे सेटल हो सकता हूँ। कनाडा जाता हूँ, मैं LMIA बाय करता हूँ, या मैं जो है वो लेट्स सपोज शेंजन जाता हूँ, तो मेरे पास स्पेन में ऑप्शन है सेटल होने का, या मेरे पास पुर्तगाल में है, मैं आर्टिकल 92 में जाके या स्टडी वीज़ा में इनरोलमेंट कर सकता हूँ। असाइलम वाली सिचुएशन में नहीं जाना, ठीक है। वो लीगल वेज चूज़ करें जिसमें जाके आप सेटल डाउन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें जब आप इन चीज़ों में करेंगे, ट्रैवल करेंगे, फिर आपको क्लियर होंगी, ठीक है। तो बात करने का मकसद ये है कि डन बेसिस की बजाय, और अपना 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल और लोगों के पीछे भागने की बजाय, आप 1 साल अपने ऊपर इन्वेस्ट करें। आप कितना एक्सपेंस कर लेंगे? 5 लाख लगा लेंगे अपने ऊपर, ठीक है। तो आपका वो 5 लाख लगा हुआ आपके आपके काम भी आएगा। आपकी ट्रैवल हिस्ट्री स्ट्रांग हो गई है, आपने दुनिया देखी है, आपको चीज़ें समझ आई हैं, और आप 100% कन्फर्म सेटल भी हो गए हैं,
और आपकी मैक्सिमम अमाउंट लगी है 5 लाख, आपने घूम फिर भी लिया है, आपके शरीक भी सड़ गए हैं, ठीक है। तो ये सारे सिनेरियो में आपका फ़ायदा है और सारी चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता आप खुद लर्न कर लेते हैं, ठीक है। और आपने जो 50 लाख किसी बंदे को देना था वो आपका 50 लाख भी बच गया, आपकी प्रॉपर्टी भी बच गई, आपकी गाड़ी भी बच गई, आपको लोन भी नहीं लेना पड़ा, आप सेटल डाउन भी हो गए, ठीक है। तो सबसे जो है वो बेस्ट वे होता है वीज़ा एजेंट्स को टच करने की बजाय आप कंसल्टेंसी में आए, ठीक है। जापान की मैंने आपको मिसाल दी, जापान का वीज़ा आप करते हैं, आपके चंद पैसे लगते हैं, आप ट्रैवल कर लेते हैं, ठीक है। आपकी एम्बेसी फ़ीस नहीं लगती, टिकट के पैसे लगते हैं, आप ट्रैवल कर लेते हैं। टर्की की अगर बात करें, टर्की की फ़ीस बहुत ज़्यादा है लेकिन आपको वीज़ा इशू हो जाता है। आज़रबाईजान का वीज़ा आपको घर बैठे मिल रहा है, आप दुबई में हैं, आपके पास ऑलरेडी एमिरेट्स आईडी है, आपने 50% तो ऑलरेडी जो है वो सारा कवर कर लिया है, पीछे 50% के चक्कर में आप लोगों को हैवी अमाउंट देना चाहते हैं, ठीक है। तो अब इसमें जो है वो लोगों को एक ये भी डाउट आता है कि हमारे वीज़ाज नहीं लगेंगे या हमें जो है वो एम्बेसी फ़ी, लेट्स सपोज हमारा 90 यूरोस का नुकसान हो रहा है, तो आपने 50-60 लाख का नुकसान करवाने की बजाय आप 90 यूरो का नुकसान करवा लें तो वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदे का सौदा नहीं है। और दूसरी चीज़, आप जब प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग करेंगे फिर अप्लाई करें ना, पहले अपने ऊपर वर्किंग करें। लोग चाहते हैं कि आप अपनी सिटीज़नशिप देखें ना, अपनी नेशनलिटी देखें। हमारा खैर से अमेरिकन पासपोर्ट है माशाल्लाह, इतना स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट है, तो उसकी हालत भी देखें ना। आपने एक चीज़ को जो है उसको ग्रो करना है, एक पौधा लगाते हैं और आप उसको पानी नहीं आपने देना, और कल को आप कहें कि ये जो है वो बड़ा होकर मुझे जो है वो सेब इस पे लगें, ठीक है। तो आपने उस पर जो है वो अपना टाइम देना है, इन्वेस्ट करना है। तो ये आपके ऊपर आपकी इन्वेस्टमेंट है। आप देखेंगे जितने भी लोग हैं जिन्होंने कंसल्टेंसी वे चूज़ किया, अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाई, अपने स्ट्रॉन्ग टाइज शो किए, फंड सेटल किए, आज सारे लोग वो सेटल हैं अनटिल अनलेस जिनके पास एजुकेशन है या जो स्टडीज़ के वेज को चूज़ करके सेटल हुए हैं या जो फैमिली बेसिस पे ट्रैवल हुए हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी लोग जो हैं वो यही हैं जो इस तरह सेटल डाउन हुए हैं। जो डन बेसिस वाली सिचुएशन है ये एक तरह के छक्के हैं, ठीक है। लग गया तो लग गया, ना लगा आपका टाइम ज़ाया, आपके पैसे ज़ाया, रिस्क, हेडेक अलग। और इसमें जो है आपको सेटिस्फेक्शन भी होती है, 100% आपको गारंटी भी होती है कि आप सेटल डाउन हो गए। तो ये आज मैंने सोचा वीडियो जो है वो काफ़ी लंबी हो गई है, आपके साथ जो है वो इन्फॉर्मेशन शेयर करें कि डन बेसिस की हकीकत क्या है और क्यों आपको डन बेसिस की बजाय कंसल्टेंसी को प्रेफर करना चाहिए, और किस तरह जो है वो आप सारी सिचुएशन को, उम्मीद है कि मैं जो है काफ़ी सारे पॉइंट्स जो हैं वो इधर उधर हो गए हैं, तो उम्मीद है आपको जो है वो इस चीज़ की समझ आई होगी। मेरा मेन मकसद जो होता है कि काफ़ी हद तक जो है मैं आपको चीज़ें क्लियर कट बताऊं, और आपको जो है वो आपने देखा होगा कि मैंने ऑलरेडी काफ़ी सारे जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं अपने यूट्यूब चैनल पे जो है वो क्लियर किए हैं। इंशाल्लाह आहिस्ता आहिस्ता और भी चीज़ें ख़ास तौर पे अप्लाई करना, जैसे मैंने अल्बानिया, न्यूजीलैंड और भी काफ़ी सर्बिया इस तरह की कंट्रीज़ का आपको ऑनलाइन अप्लाई करके बताया। इंशाल्लाह कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, जापान, शेंजन सब का जो है वो आपको अप्लाई करके यूट्यूब पे वीडियो डाल के आपको दिखाएंगे, ताकि आप ख़ुद भी, अगर आप किसी कंसल्टेंट को, प्रोफेशनल को नहीं हायर करना चाहते, आप खुद घर बैठे जो है वो वीडियोस देख के, आजकल डिजिटल दौर है, कोई चीज़ छुपी हुई नहीं है, ठीक है। सब आसानी है और उसके बावजूद आप लोग 50-60 लाख देते हैं, फंस जाते हैं, ये सारी सिचुएशन में पड़ते हैं। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेटिव वीडियो, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा, वीडियो पसंद आए तो काइंडली इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।